हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का सोशल स्टडीज़ प्रैक्टिस सेट 4। इसका हमने कल पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें 50 क्वेश्चंस किए थे। आज हम पार्ट 2 इसका कंप्लीट कर लेंगे, तो ये 4 सेट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और जिसने इससे पहले के सेट्स नहीं देखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारा 100 तक के तो हो गए थे, तो 101 वाला है राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है संघ और राज्य की निविष्टियों के साथ योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा। और BCD इसमें नीचे है क्योंकि ये इस पेज का लास्ट क्वेश्चन था, इस वजह से वो नीचे आ रहे हैं। वो अभी हम पढ़ के दिखा देंगे, लेकिन इसका आंसर यही है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य संबंध है वो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से ही है। इसमें क्या होता है, जो इसमें मतलब योजना आयोग को तो अब नीति आयोग बना दिया गया है, लेकिन जब पहले योजना आयोग था तो उसके टाइम पर ये पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती थी। तो इसके जो पूरा ब्यौरा होता था उसको पहले यूनियन कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था, फिर उसकी संस्तुति के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के पास भेजा जाता था उसको स्वीकृति के लिए। तो इसी वजह से ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये सबसे बड़ा निकाय है इसमें। और ये योजना आयोग को नीति आयोग में कब चेंज कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके 3 वर्षीय एक्शन प्लान और ऐसे ही 7 वर्षीय स्ट्रेटेजिक प्लान और 15 वर्षीय विजन प्लान ये सब चलाए गए। इसमें तो पंचवर्षीय में तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि 5 वर्ष का चलता था, लेकिन नीति आयोग में ऐसे अलग अलग चलाए गए, जैसे 3 साल का होगा, एक 7 साल का और एक 15 साल का होगा। इसके ऑप्शन BCD में ये थे कि संघ और राज्य सरकारों के बीच आर्थिक विवादों का निपटाना, ये नहीं है क्योंकि वो रिलेटेड ही पंचवर्षीय योजना से है। ना ही अंतर मंत्रालय विवादों को निपटाना, ना ही राज्य सरकार के, ना ही संघ सरकार के, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं होंगे। नेक्स्ट है बोरा समिति का कार्य क्षेत्र क्या था? तो बोरा समिति का जो गठन है वो राजनीतिक व अपराधी तत्वों के गठबंधन के लिए किया गया था। तो राजनीति व अपराधी तत्वों का गठबंधन था ये जो विकसित हो रहे थे, तो इनकी जांच के लिए वोरा समिति का गठन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संवैधानिक निकेतर अधिकार का अर्थ क्या है? संवैधानिकेतर अधिकार का जो अर्थ है वो होता है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। तो कोई भी ऐसी शक्ति जिसमें संविधान सम्मत नहीं है, मीन्स वो संविधान द्वारा नहीं दी गई है, तो उसको बोला जाएगा संवैधानिकेतर अधिकार। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो कौन सी ऐसी सीमा है? तो ये हमने पढ़ी हुई है कि तारों से रिलेटेड कौन सी लिमिट होती है? चंद्रशेखर लिमिट। तो 1983 में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने वाइट डॉर्फ मतलब सफ़ेद बौने जो नक्षत्र होते हैं उनके लिए ये सीमा दी थी, चंद्रशेखर सीमा। और इन्होंने इनकी ये जीवन सीमा निर्धारित की थी, इसीलिए इसको बोला जाता है, इनके नाम पर ही इनके लिए पड़ा था, तो चंद्रशेखर सीमा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो इसका क्या कारण है? कि यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ऐसे तो पृथ्वी भी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी नहीं होगा। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, क्योंकि जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है वो तो 11.2 किलोमीटर करके होता है, लेकिन जो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण मेन यही है कि जो उसका पलायन वेग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ना तो इसका संबंध पृथ्वी की निकटता से है, ना ही ये कि सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ना ही ये होगा कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस टाइप से तो ये भी है कि पृथ्वी भी तो सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन वहाँ पर वायुमंडल विद्यमान है, तो ये तीनों तो लॉजिक है ही नहीं। ये आएगा कि इसका पलायन वेग कम होता है, इस वजह से वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट है, अब हमें मैचिंग करनी है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। आइसोबार
आइसोबार किससे रिलेटेड होता है? वायुदाब से। तो क्योंकि जो बार होता है BAR वो इसी के रिलेटेड होता है, दाब के। फिर है आइसोहाइट, आइसोहाइट किससे रिलेटेड होता है? वर्षा से। नेक्स्ट है आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन किससे रिलेटेड होगा? इसमें बर्फ वर्षा दी गई है, तबकि जो आइसोहेलाइन होता है वो बर्फ वर्षा से रिलेटेड नहीं होता। वो किससे होता है? जो सी वाटर होता है हमारा, उसमें खारा होता है ना वो हमेशा, तो उसके खारेपन को देखा जाता है, तो इसमें आ जाएगा खारापन। और नेक्स्ट है आइसोबाथ, आइसोबाथ गहराई से ही संबंधित है, तो इसमें पूछा गया कौन सा सही मैच नहीं है, तो वो आ जाएगा आइसोहेलाइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये भी यही देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं और फिर देश दिया गया है कि कौन सा नहीं है। तो ये है फर्स्ट वाला बाइकोनूर, बाइकोनूर का रूस दिया गया है, तबकि ये रूस में नहीं है, ये कहाँ पर है? कजाकिस्तान में, तो हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। और कोरू जो है वो फ्रेंच गुआना में है, बोरोबदूर इंडोनेशिया में और कांस फ्रांस में है, तो हमारी ये तीनों तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट हो जाएगा आंसर, क्योंकि बाइकोनूर रूस में नहीं है, कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दिखाता है। तो एक तो ये पता चल गया कि जो पर्यावरणीय कुजनेट्स है वो क्या करता है? पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जो GDP होती है उनके बीच का रिलेशन शो करता है। अब इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्ग का आकार होता कैसा है? तो जो इसका आकार होता है वो कैसा होता है? उल्टा U, क्योंकि हम U को सीधा बनाते हैं तो उसको उल्टा कर देंगे। ये जो आकार होता है ये होता है पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्ग का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इसमें भी ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही मैच नहीं है। वान, वान का ये बिल्कुल ठीक है कि ये कहाँ पर है? राइन, काहिरा नील नदी, न्यूयॉर्क हडसन, लेकिन जो वियना है, वियना का हमारा वोल्गा नहीं आएगा। वियना जो है कौन सी नदी के तट पर है? वो है डैन्यूब, डैन्यूब के पे है, इसमें वोल्गा दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है फिजी द्वीप, ये भी बहुत पूछा जाता है, फिजी द्वीप कौन से कहाँ पर है? एक तो ये महाद्वीप भी पूछ सकते हैं, कौन से महाद्वीप में है? ये ऑस्ट्रेलिया में है फिजी द्वीप। और कहाँ पर है? कौन सा महासागर पूछा गया है? प्रशांत महासागर में, तो आंसर होगा ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट है वायुमंडल की वह परत जहाँ पर ओजोन गैस मिलती है, तो कौन सी ऐसी परत है वायुमंडल की जहाँ पर ओजोन गैस मिलती है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो ओजोन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है? समताप मंडल में। समताप मंडल के निचले भाग में 15, ये कहाँ से कहाँ तक है? 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक वायुमंडल में ओजोन का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि वह रक्षा आवरण का कार्य करती है, जो हमारी UV रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस से हमारी सुरक्षा करती है। तो ये मिलती कहाँ पर है? समताप मंडल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी यही बताना है कि कौन सा मैच नहीं है। डाउन्स, डाउन्स जो यहाँ पर तो दिए गए हैं घास के मैदान। अब ये पूछा है कि जैसे कि ये उष्णकटिबंधीय है या शीतोष्ण है या कौन सा है, तो जो डाउन्स घास का मैदान है वो उष्णकटिबंधीय नहीं है, वो कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। तो फर्स्ट ही हमारा मैच नहीं है। स्टेपीज बिल्कुल ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। सेलवावी उष्णकटिबंधीय और टेगा शीतोष्ण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाउन्स, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है। और कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है भारतवर्ष का सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत, तो इंडिया का हमें बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत का सुदूर दक्षिण में जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अब ये पूछा है कि इसमें इंदिरा पॉइंट ये है कहाँ पर, तो ये है बड़ा निकोबार। तो ये बड़ा निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, और इसको पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, पार्सन पॉइंट। और सबसे ज़्यादा जो हमारा इंडिया का उत्तरी अक्षांश पर स्थित पॉइंट होगा उसको बोला जाएगा इंदिरा कॉल। और जो सबसे पश्चिमी होगा, पश्चिमी तो गुजरात है सबसे मेन, तो उसमें आएगा गुहार मोती। और सबसे पूरब में होगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबूथू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली। अरावली पर्वत जो श्रृंखला है उसकी उत्पत्ति प्री क्रेवियन काल से हुई थी, और जो ये सबसे ज़्यादा पुराने पर्वत के रूप में माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक विस्तृत धारा जहाँ नदी व समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो एक ऐसी धारा या स्ट्रीम बोल सकते हैं जहाँ पर नदी और समुद्र का जल एक दूसरे से मिल जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? मुहाना।
तो मुहाना पे नदी का जो जल होगा और सागरीय जल जो होगा, खारा पानी जो होता है उसका मिलन होता है, तो उसको बोला जाएगा मुहाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में निम्न झरनों में से सबसे अधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो इसमें पूछा गया है सबसे अधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? कुचिकल झरना सबसे ज़्यादा यही ऊंचा है। ये कितना ऊंचा है? 1493 फीट। नेक्स्ट है, मालाबार की जलवायु किस प्रकार की है? तो जो मालाबार क्षेत्र की जलवायु है वो है आर्द्र उष्णकटिबंधीय है। आर्द्र मीन्स उसमें वहाँ पर नमी भी पाई जाती है और गर्मी भी होगी, तो उष्णकटिबंधीय है। यहाँ पर 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है और औसत तापमान कितना रहता है यहाँ का? 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, दुममटी या फिर दोमटी भी बोल सकते हैं, दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, या फिर लोम मिट्टी। इसमें मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें मेन कौन सा कण मिलता है? इसमें बालू कण भी मिलते हैं, चिकनी कण भी मिलते हैं और पांशु कण भी मिलते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सभी प्रकार के मृदा कण पाए जाते हैं। इसमें बजरी, बारीक बजरी, मोटी बालू, बारीक बालू, तो गाद, चिकनी मिट्टी, सब टाइप के इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा मैच नहीं है ये हमें देखना है। तो जोग जो है वो एक जलप्रपात है। अंकलेश्वर में खनिज तेल क्षेत्र है, लेकिन जो बोकारो है इसमें दिया गया है सोने की खान। तो सोने की खान तो कोलार में पाई जाती है, कर्नाटक के बोकारो में पाया जाता है। सोने की खान नहीं पाई जाती, यहाँ पाया जाता है कोयले का क्षेत्र। तो यहाँ मेन है कोयला जो झरिया में है, ये बोकारो क्षेत्र। नेक्स्ट है पारादीप। पारादीप ये सही है, लौह इस्पात कारखाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो मैच नहीं है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सेकंड से इसमें मैच करना है। एक तरफ खनिज दिए गए हैं और एक तरफ उत्पादन क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसमें देखना है कि ये कौन से मैच करेंगे। तो लौह अयस्क को हमें देखना है ये किससे मैच होगा? क्योंछर से। तो ए का हो जाएगा हमारा 2। फिर है तावा। तावा किससे मैच होगा? खेतड़ी। बी का हो जाएगा 1। कोयले का आएगा कोरवा, तो सी का हो जाएगा 4 और अभ्रक का आएगा कोडरमा, तो डी का हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 122। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो सबसे ज़्यादा जो रबड़ उत्पादन होता है वो होता है केरल में। यहाँ पर 90% भारत की जो सबसे अधिक रबड़ है, 90% का उत्पादन के रबड़ का वो केरल में ही किया जाता है। और केरल के बाद पूछा जाए तो सेकंड नंबर पे आएगा तमिलनाडु और थर्ड नंबर पर आएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो जो चावल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वो होता है पंजाब में। तो इसमें चावल जो है विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल होती है। भारत का जो स्थान है चावल में वो सेकंड नंबर पर है। इसमें मेन उत्पादक राज्यों में एक तो पश्चिम बंगाल है और एक पंजाब है। अगर ये पूछा जाता है कि चावल सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है, तो मेन आता पश्चिम बंगाल, लेकिन इसमें उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछा गया है। अगर प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा चावल का वो होता है पंजाब में, तो इसीलिए इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या प्रारंभ किया? तो जो पर्यावरण के लिए चिन्ह शुरू किया गया है वो क्या शुरू किया है? पर्यावरण, तो इसको बोलते हैं हम इन्वायरमेंट। तो इसी से नाम से पता चल जाएगा कि क्या आएगा इसमें, इको मार्क। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये इको मार्क जो है उन्हीं के लिए दिया जाता है जो पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाए। जो भी उत्पाद पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाएगा उसी को इको मार्क ये गिवन किया जाएगा। और इसका जो प्रमाण पत्र है वो कौन जारी करता है? BIS मीन्स भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो इसको जारी कर रहा है 1991 से। और ये भी पूछा जा सकता है कि इको मार्क का जो लोगो होता है, हर एक का लोगो अपना अलग होता है, तो इको मार्क का लोगो इन्होंने क्या बनाया है ये हमने पहले भी बताया था क्लास में, मिट्टी का घड़ा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो वैसे जैव अपघटनीय प्रदूषक कौन से होते हैं? ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल
और हानि मतलब जो हानि ना पहुंचाए उन तत्वों में विभक्त हो जाते हैं। मीन्स ये है कि ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह टाइम के साथ साथ अपने आप ही विकसित होते चले जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं जैव अपघटनीय प्रदूषक, और ये पर्यावरण को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाते हैं। तो इनमें ये पूछा है कि कौन से होंगे, तो ये कौन से होते हैं, सीवेज। इनमें और भी ये सीवेज मतलब घरेलू कचरा वगैरह हो गया, मल मूत्र वाहित मल ये सब। लेकिन जो एस्बेस्टस प्लास्टिक पॉलीथीन होते हैं ये सब जैव अविघटित होते हैं, ना कि जैव विघटित। नेक्स्ट है दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। यह उद्यान हंगुल या फिर कश्मीरी स्टेग के निवास के लिए फेमस माना जाता है। तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है, हंगुल या बोल सकते हैं कश्मीरी स्टेग। नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो जो भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसका गठन किया गया था 1974 ईस्वी में। इसका नेम ये भी आ सकता है कि केंद्रीय प्रदूषण जल नियंत्रण या फिर जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, ये दोनों ही 1974 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का हमें बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तो हमें पता है कि वो फर्स्ट पर है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन से नंबर पर आता है, फोर्थ पर। क्योंकि इससे पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट पर कौन सा आएगा, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश एमपी, फिर महाराष्ट्र आएगा और फिर आएगा उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा फोर्थ नंबर पर। नेक्स्ट है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। तो उत्पादन में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें भारत में उत्तर प्रदेश का सेकंड नंबर का स्थान है। तो गन्ना में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, आलू पे भी फर्स्ट पे है, गेहूं पे भी फर्स्ट पे है। तो क्या बचा, धान। धान में जो उत्तर प्रदेश है वो सेकंड पे है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह वाराणसी से 70 किलोमीटर दूर है और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और इसमें जो मेन है, जैसे जो भी वन्यजीव अभ्यारण्य होता है इसमें मेन ही कोई जानवर होता है, तो इसमें है एशियाई शेर। उनके अलावा मेन तो जो एशियाटिक लॉयन हो जाएगा, उसके अलावा काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय ये सब भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य की राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है, व्यापार कर। जो ट्रेड टैक्स होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर उससे टैक्स मिलता है और इसका योगदान कितना है, 57%। नेक्स्ट है ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं। तो जो ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट होती हैं वो कहाँ पर बनाई जाती हैं, ललितपुर में। ललितपुर में रॉक फॉस्फेट, तांबा, प्लेटिनियम, पैलेडियम, ग्रेनाइट ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और झांसी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है डायस्पोर। और चुनार मिर्ज़ापुर इन सब में पाया जाता है चूना पत्थर। और हमीरपुर में ग्रेफाइट। तो इसमें पूछा गया है कि ग्रेफाइट पट्टियाँ और स्लेट, तो उसका आ जाएगा ललितपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसे कौन निर्वाचित करता है। फर्स्ट में दे रखा है क्षेत्र पंचायत से रिलेटेड, तो जब जिला पंचायत है तो उसमें क्षेत्र पंचायत आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में से या फिर पिछड़ी जाति के सदस्यों में से। तो ये ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो जाएगा। जब जिला पंचायत का अध्यक्ष है तो जिला पंचायत से रिलेटेड होगा, क्षेत्र पंचायत से हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि ये यूपी का एग्जाम है तो यूपी से रिलेटेड जो है जीके के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे ही जाएंगे, तो हमें यूपी की बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसमें है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र, ये बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ पर है, लखनऊ में। खाद्य पार्क मीन्स इसको नॉलेज पार्क भी बोल सकते हैं, वो कहाँ पर है, नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय ये है मेरठ में। लेकिन भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आगरा में नहीं है, ये कहाँ पर है, कानपुर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। हमें कथन ए दिया गया है
उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। तो इसमें यह है कि जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ये कब शुरू की गई थी, एक तो 2001 में शुरू की गई थी और इसका ये काम है कि जो युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। तो इसका बिल्कुल ये ठीक है। इसका कारण क्या है, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि इसका कारण भी यही था कि जो टीचर स्टूडेंट का रेशो है ताकि वो बैलेंस्ड होकर रहे। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो इसमें डायरेक्टली ये पूछा गया है कि किसने अवध की साइड से पार्ट लिया था। तो अवध कहाँ पर है, ये लखनऊ में। तो इसकी साइड से किसने पार्ट लिया था, बेगम हजरत महल ने। और ये जो विद्रोह था ये कब शुरू हुआ था, 4 जून 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था। तो कवयित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म था वो 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि इनका जन्म ये फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो क्या थी, गिल्लू जो ये हिंदी की बुक में भी आती है, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, नीरजा और निहार। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो जनसंख्या से रिलेटेड जो है वो 3-4 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे। इसमें पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी बतानी है तो वो कितनी रहती है, 77.73% लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो जो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक जो है वो किसकी है, गोवा की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो जो गिल्ट एज्ड बाजार होता है वो किससे संबंधित होता है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। इसका संबंध होता है कम जोखिम वाली में, जो सरकारी प्रतिभूतियां होता है इसमें को शामिल किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग जो है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं। तो हरित क्रांति के लिए जो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हरित क्रांति का विस्तार हुआ था वो इन्हीं में हुआ था, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना 1955 में हुई थी और ये किसके सहयोग से हुई थी, जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ये थी 5th पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। ये कब से कब तक चली थी, 1974 से 1979 तक चली थी। इसमें ये सरकार द्वारा ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ और रोजगार बढ़ाओ। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं मुद्रा की। इसकी क्या आएगी, माइक्रो, फिर यू से यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, हिंदी में होगी सूक्ष्म इकाई विकास तथा पुनर्वित्त अभिकरण, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। इसके अंतर्गत क्या है कि सिडबी के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य रखा गया था कि लघु उद्यमी जो होते हैं उनको औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है। तो जो आयात और निर्यात पर कर लगाए जाते हैं उसको बोला जाता है सीमा कर या सीमा शुल्क। और ये कौन से टाइप का कर होता है, अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें नेगेटिव में जनसंख्या वृद्धि हुई थी, तो वो है नागालैंड। इसमें -0.6% की वृद्धि हुई थी, मीन्स उसमें जनसंख्या जो है बढ़ने की जगह कम हुई थी। नेक्स्ट है, 2011 की अंतिम जनसंख्या गणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि रखते हुए राज्यों को अवरोही क्रम में हमें लगाना है कि सबसे ज़्यादा पहले कौन सी है, फिर सबसे कम, फिर उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें कौन सी आएगी,
हमें ये पता है सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश की, तो 4 ही आएगा, ऑप्शन ए कट हो जाएगा और सी कट हो जाएगा। 4 के बाद है इसमें 3 या 2, तो इसमें कौन सा आएगा? 4 के उत्तर प्रदेश के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आएगी बिहार और उसके बाद आएगी आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक से संबंधित है? तो जो वर्ल्ड बैंक से संबंधित है वो कौन कौन है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम मीन्स IFC और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, ये दोनों ही विश्व बैंक से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, IFC और IDA। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है, अधिगम निर्योग्य का लक्षण क्या होता है? अधिगम निर्योग्यता ये होती है कि जब किसी को अधिगम से रिलेटेड बाधा या विकार होता है तो इसका जो लक्षण होता है वो क्या होता है? अवदान संबंधी बाधा या विकार। तो इसी से रिलेटेड हो जाएगा ये कि जो बाधाएं उत्पन्न होती है इसको अवदान न्यूनता विकार भी कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अधिगम अक्षमताएं। अधिगम अक्षमताएं क्या होती हैं? तो अधिगम अक्षमताएं होती हैं सामान्य या अधिक बुद्धि लब्धांक मीन्स जिनका सामान्य होता है, नॉर्मल या फिर जो ज़्यादा IQ वाले बच्चों में भी ये पाई जाती हैं। तो जो अधिगम अक्षमता होती है वो किसी में भी पाई जा सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं पाई जा सकती। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।